नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर आज मेरे साथ तो चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच ड्रॉ, भारत फाइनल की दौड़ से बाहर। निशानेबाजी में आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड्स के मात्वे मिडिलकूप की जोड़ी सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल मुकाबला बृहस्पतिवार को, और पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के राफेल नाडाल आमने सामने। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में सबसे पहले बात पुरुष हॉकी की। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में अब से कुछ देर पहले मौजूदा चैंपियन और भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच ड्रॉ हो चुका है। सुपर 4 का यह मैच था। दोनों ही टीमों ने 4-4 गोल किए और मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहा, क्योंकि भारत अब फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। सुनते हैं आज के इस मैच पर अतहर की रिपोर्ट कि क्या कुछ रहा आज मैदान में। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में मौजूदा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच सुपर 4 का मैच 4-4 से ड्रॉ हो गया है। इस ड्रॉ के साथ ही भारतीय टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना जरूरी था। दक्षिण कोरिया के खिलाफ पहले क्वार्टर में भारत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला और नीलम संजीव ने बिना कोई गलती किए लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से गेंद को गोल पोस्ट में धकेल दिया और भारत के लिए पहला गोल किया। भारत की ओर से पहला गोल 8वें मिनट में किया गया, लेकिन 12वें मिनट में दक्षिण कोरिया के लिए जैंग जोग्यून ने पहला गोल करके स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। पहले क्वार्टर का खेल खत्म होने तक दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबरी पर रहा। दूसरे क्वार्टर में साउथ कोरिया की तरफ से वो चियोन ने 17वें मिनट में गोल किया और स्कोर को 2-1 से आगे कर दिया, लेकिन भारत की तरफ से 20वें मिनट में मनिंदर सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करके 2-2 से स्कोर बराबर कर दिया। इसके ठीक बाद यानी 21वें मिनट में शेष गौड़ा ने भारत के लिए तीसरा गोल करके टीम को 3-2 की बढ़त दिला दी। 27वें मिनट में किम जेंगू ने गोल करके स्कोर बराबर कर लिया। दूसरे क्वार्टर यानी हाफ टाइम तक दोनों टीमों का स्कोर 3-3 से बराबर रहा। तीसरे क्वार्टर में भारत की तरफ से 36वें मिनट में शक्तिवेल मारीश्वरन ने गोल करके स्कोर को 4-3 कर दिया, लेकिन साउथ कोरिया की तरफ से जंग मांजे ने 47वें मिनट में गोल करके स्कोर को 4-4 से बराबर कर दिया। तीसरे क्वार्टर तक दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा, तो वहीं चौथे क्वार्टर में दोनों टीमें गोल नहीं कर पाईं और मैच 4-4 से ड्रॉ पर खत्म हुआ। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। प्रेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था आज भारत के लिए, और भारत को ये मैच जीतना भी था, क्योंकि भारत गोल अंतर के हिसाब से दूसरे स्थान पर मौजूद था और दक्षिण कोरिया की टीम पहले स्थान पर मौजूद थी। और आशंका यही की जा रही थी कि अगर मैच ड्रॉ हो जाएगा तो भारत फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। आज ऐसा ही हुआ। हालांकि इस पूरे मैच में भारत ने हमेशा बढ़त को बनाए रखा, लेकिन बार बार अपनी बढ़त को उसने खो दिया। कहाँ कोई चूक लगती है? देखिए नवीन, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी निराशा तो हमारे लिए है, क्योंकि हम खिताबी जीत के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। डिफेंडिंग चैंपियन भी हमारी टीम है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी निराशा है। टीम थोड़ी नई है। जो कैप्टेंसी कर रहे हैं बीरेंद्र लाकड़ा, वो जरूर अनुभवी प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है और ओलंपियन भी है, जो अभी संन्यास ले लिया था, लेकिन फिर से वापस वो आए हैं और टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो थोड़ी सी निराशा है और टीम नई है, तो मुझे ये लगता है कि शायद नई टीम होने का जो वो खामियाजा है, थोड़ा सा वो जो अनुभव की कमी है, वो हमको यहाँ खली है। हालांकि एक मौका है हमारे पास अभी तीसरे स्थान पर खत्म करने का, ब्रॉन्ज मेडल पर खत्म करने का। उसके लिए कल हमारी टीम का मुकाबला जो है जापान से होगा। आज का जो मुकाबला हुआ, भारत ने पहले क्वार्टर के अंदर बढ़त हासिल कर ली, दूसरे क्वार्टर के अंदर बढ़त बराबर हो गई। फिर एक मौका ऐसा था दूसरे क्वार्टर के अंदर जबकि दक्षिण कोरिया की टीम भारतीय टीम से आगे निकल गई। हालांकि भारतीय टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन तीसरा और जो चौथा क्वार्टर था उसमें भारतीय टीम कुछ खास नहीं कर पाई। बढ़त लेने के बावजूद भी मैच
अंतिम स्कोर ड्रॉ पे खत्म हुआ। बिल्कुल, मुझे कहीं न कहीं वही लगता है। हालांकि कुछ जो पॉजिटिव साइड है इसका, सकारात्मक अगर चीजें देखें तो नई टीम के हिसाब से जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया, इनफैक्ट पिछले कुछ मैचेस में जैसे इंडोनेशिया के खिलाफ 15-0 से जीता, तो वो एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि नई टीम इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन वहां पे कर पा रही है। लेकिन थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, जिस तरीके से पूरी की पूरी नई टीम को हमने हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देकर नई टीम को वहां भेजा है। हालांकि हम जो है अभी तक बने हुए हैं इस टूर्नामेंट में। एक खास बात प्रेम जो इस मैच से निकल कर आई है कि भारतीय टीम ने पेनल्टी कॉर्नर के साथ साथ फील्ड गोल भी किए हैं। ये एक अच्छी बात निकल कर आई है जो कि टीम की तारतम्यता को दिखाता है कि बेहतरीन पास करते हुए भारत ने गोल किए। हालांकि मैच का ड्रॉ होना एक निराशाजनक है। बिल्कुल, देखिए जब दो टीमें खेलती है तो या तो हार जीत होती है या ड्रॉ होता है, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वो हमारी टीम जितने लंबे टाइम से जो प्रैक्टिस कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, अभ्यास कर रही है, वो शायद उनकी इस खेल में दिखता भी है हमें, जिस तरीके का वहां पे इन्होंने प्रदर्शन किया। तो शायद हमारे पास जो कल वाला एक मौका है जापान के साथ भिड़के और ब्रॉन्ज पे खत्म करने का, कुछ हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हमारी टीम वहां और बेहतर करेगी। इस बीच हॉकी फेडरेशन ने ताजा रैंकिंग जारी की है। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH रैंकिंग इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल कर पाई है। FIH की जारी ताजा रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम एक स्थान की बढ़त के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय टीम ने भुवनेश्वर में नीदरलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और 2 स्थान की छलांग लगाकर वो 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं स्पेन FIH हॉकी प्रो लीग में अर्जेंटीना से अपने दोनों मैच हारने के बाद एक स्थान नीचे खिसक गया है और स्पेन 7वें नंबर पर आ गई है। पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4थे स्थान पर पहुंच गई है। नीदरलैंड्स ने 3रे, जबकि जर्मनी 5वें, इंग्लैंड 6ठे और अर्जेंटीना 7वें स्थान पर काबिज है। ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार है, जबकि विश्व और ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम 2रे स्थान पर है। तो ये बात तो हुई हॉकी की, और अब एक बेहतरीन खबर आ रही है निशानेबाजी से। भारत की एलावेनिल वेलावेरिन रमिता और श्रेया अग्रवाल की टीम ने अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय महिला टीम ने डेनमार्क को 17-5 से पराजित किया। इस स्पर्धा में डेनमार्क ने रजत, जबकि पोलैंड ने कांस्य पदक अपने नाम किया। बेहतरीन प्रदर्शन निशानेबाजी के अंदर, और जिसकी हम लगातार चर्चा करते आ रखे हैं अपने कार्यक्रम के अंदर कि भारत के निशानेबाज सटीक निशाने लगा रखे हैं, और अब महिला टीम भी जो है बेहतर निशाने लगाकर गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल रखी है। देखिए, हमारे लिए बहुत ही खास खबर भी है और बहुत अच्छी खबर भी है। जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से लेकर अभिनव बिंद्रा तक जो एक ओलंपिक्स में मेडल्स जीतने की कवायद शुरू हुई थी, ऐसा लगने लगा है कि अब हमारी जो हमारा यंग टैलेंट है वो भी उसी लाइन और लीग पे चल रहा है। बल्कि मैं कहूंगा कि जिस तरीके की ट्रेनिंग और जिस तरीके की फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, उस हिसाब से देखें तो उससे भी बेहतर लाइन पे लोग चल रहे हैं। जैसे जिस तिकड़ी की आपने बात की, एलावेनिल वेलावेरिन, श्रेया अग्रवाल और रमिता की, बेहतरीन, ये हमारे लिए जो है ISSF वर्ल्ड कप में पहला मेडल भी है। और खास बात ये है कि जो है एलावेनिल जो है वो टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। तो बहुत ही खुश होने वाली खबर है, प्राउड करने वाली खबर है हमारे लिए। प्रेम, इसके पास इस टीम के अंदर वेलावेरिन के पास एक एक्सपीरियंस था। टोक्यो ओलंपिक के अंदर उन्होंने निशाने लगाए थे, तो उनके पास एक मानसिक संतुलन भी उनका सही रहा कि किस तरह से एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर वो अपने आप को सही निशाने लगाकर देश के लिए स्वर्ण पदक ला सकती हैं। निश्चित रूप से अब टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने फाइनल में जो 11 सीरीज में सभी के सभी 10 से ऊपर के शॉट्स लगाए, तो ये एक अनुभव है उनके पास, और शायद उसी अनुभव का फायदा मिला कि पूरी टीम ने मिलकर जिस तरीके से अभी इस टूर्नामेंट में भी जिस तरीके से 17-5 से डेनमार्क को हराया, वो दिखता है वहां पे। वहीं पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में रुद्राक्ष पाटिल, पार्थ मखीजा और धनुष श्रीकांत की टीम कांस्य पदक के मुकाबले में क्रोएशिया से 10-16 से हार गई। पदक तालिका में 12 सदस्यीय भारतीय टीम 5वें स्थान पर है, जबकि सर्बिया शीर्ष पर है। निशानेबाजी के रिंग से अब आपको सीधे लिए चलते हैं हम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने नीदरलैंड्स के अपने जोड़ीदार माते मिडलकूप के साथ पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में इस जोड़ी ने ब्रिटेन के लायड ग्लासपूल और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा को
की जोड़ी को 4-6, 6-4, 7-6 से पराजित किया। सेमीफाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला अल सल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और नीदरलैंड्स के जिया जूलियन रॉजर की जोड़ी से होगा। रोहन बोपन्ना 7 वर्षों में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। इससे पहले वो 2015 में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। भारत के लिए गर्व करने की बात है और रोहन बोपन्ना जिस तरह का खेल दिखा रखे हैं विशेषकर डबल्स के अंदर, उनसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस टूर्नामेंट के खिताब के भी हकदार नजर आते हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गर्व करने की बात है और जिस तरीके से खेल रहे हैं फ्रेंच ओपन अपने आप में, जैसा कि मैंने कल भी कहा कि फ्रेंच ओपन अपने आप में एक इतना बड़ा टूर्नामेंट है, अगर वहां पे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेता है हमारा प्लेयर तो हमारे लिए गर्व करने वाली बात है। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी उनके साथ है। मैं अगर उनके पिछले रिकॉर्ड्स की बात करूं, जैसा आपने भी बताया कि 7 साल बाद वो जो है किसी ऐसे बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। 2017 में मिक्स डबल्स में जो है वो गैब्रिएला के साथ खिताब अपने नाम कर चुके हैं। इनफैक्ट 2018 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे, 2015 यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे और डबल्स में 2013 और 15 में विंबलडन के सेमीफाइनल में भी पहुंचे थे। तो बहुत बड़ा अनुभव भी है इन बड़े कोर्ट्स पे, इन फेमस कोर्ट्स पे उनका खेलने का। तो शायद कुछ बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि रोहन बोपन्ना उसी तरीके का प्रदर्शन बरकरार रखेंगे। सेमीफाइनल मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 2 घंटे 4 मिनट तक चले मुकाबले में 16वीं सीडेड बोपन्ना और मिडलकूप ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और लगातार 10 पॉइंट जीते और सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इस मैच से पहले सेट में, इस मैच का जो पहला सेट था उसमें बोपन्ना मिडलकूप की जोड़ी थी वो 0-3 के अंतर से पिछड़ गई थी, लेकिन उन्होंने वापसी की, मैच अपने नाम किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। फ्रेंच ओपन के दूसरे मुकाबलों की बात करें तो महिला सिंगल्स में एम ट्रेविसन सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज ट्रेविसन ने फर्नांडीज को 6-2, 6-7, 6-3 से पराजित किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ अपने ही देश की स्लोन स्टीफन्स के साथ खेल रही हैं। अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में कल वेरोनिका कुदरमेतोवा और डारिया कस्ताटनिका आमने सामने होंगी, जबकि ईगा स्वितेक जेसिका पेगुला के साथ खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स की बात करें तो पहले क्वार्टर फाइनल में इस समय ज़वेरेव जूनियर का मुकाबला अल्कराज से हो रहा है। इससे पहले आज खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में मारिक सिलिक ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को लगातार सेट में 6-2, 6-2 से पराजित किया। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर रहा है। आज ही देर रात क्वार्टर फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला स्पेन के राफेल नाडाल से होगा, जबकि कल रूस के आंद्रे रूबलेव और मारिन सिलिक आमने सामने होंगे और बृहस्पतिवार को अंतिम क्वार्टर फाइनल में होल्गर रूने और कैस्पर रूड के बीच मुकाबला होगा। फ्रेंच ओपन के अंदर उलटफेर जारी है। मेदवेदेव हार जाते हैं, सित्सिपास हार जाते हैं और क्वार्टर फाइनल का वो मुकाबला जिसे लोग फाइनल में देखना चाहते थे, नडाल और जोकोविच का वो मुकाबला अब क्वार्टर फाइनल में हो रहा है। यानी कुल मिला के फ्रेंच ओपन का जो रोमांच है वो दर्शकों में पूरी तरह से छाया हुआ है और आज देर रात जब नडाल और जोकोविच आमने सामने होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी टेनिस प्रेमी हैं वो अपना टीवी ऑन करके बैठे होंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं जैसा कल भी मैंने एक बात बोली कि ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो खेल से थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इन दोनों प्लेयर्स के बारे में जरूर पता होगा। और जो क्वार्टर फाइनल आज इनके बीच होने वाला है वो एकदम हाई वोल्टेज मैच होगा। वो ऐसा लगेगा कि जैसे सेमीफाइनल वो खेल रहे हैं। हालांकि आपने बताया कि बड़ा उलटफेर फ्रेंच ओपन में होता रहा है, तो क्योंकि दोनों प्लेयर जिनकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि फाइनल खेलेंगे वो अब क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक हो सकता है कि कोई नया चैंपियन भी हमारे सामने आ जाए, इस तरीके की भी एक उम्मीद की जा सकती है। हालांकि दोनों ही जबरदस्त प्लेयर है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच की मैं बात करूं तो लंबे टाइम से नंबर 1 की पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। वही पहले नंबर 1 रहे राफेल नडाल, वो जो है अभी 5th रैंकिंग पे है, लेकिन जिस क्ले कोर्ट पे मैच हो रहा है वहां पर राफेल नडाल की पकड़ बहुत मजबूत है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये क्ले कोर्ट मतलब मिट्टी के कोर्ट पे होता है जो लाल मिट्टी होती है, तो यहाँ स्किल से ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है खेलने में। और राफेल नडाल
इसमें बेहतर है, इसमें माहिर है। तो ऐसा शायद निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। और बहुत लंबा उनका है, 13 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। जी, हालांकि 13 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं, लेकिन जोकोविच की जो क्लासिक खेल है उसको भी हमें कम नहीं आंकना होगा। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, लगातार वो किसी भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए हैं। हालांकि नडाल अपनी फिजिकल फिटनेस की वजह से 1 या 2 टूर्नामेंट नहीं खेल पाए हैं। आज जब मुकाबला होगा तो एक तरफ तेज तर्रार फिटनेस और दूसरी तरफ क्लासिक नजर आएंगे। इससे पहले एक और मैच की हम बात करते हैं। डेनियल मेदवेदेव बहुत ही सीधे सेटों में मारिन सिलिक ने 6-2, 6-2, 6-2 से पराजित कर दिया, जैसा कि उम्मीद नहीं की जा रही थी। निश्चित रूप से आपने अभी बोला कि फ्रेंच ओपन में उलटफेर हमको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो ये दुनिया ही खेल की इस तरीके की है। अभी हमने जैसे आईपीएल खत्म किया, आईपीएल में भी हम देख रहे थे, फ्रेंच ओपन चल रहा है, टेनिस में भी। यहाँ कई बार प्लेयर्स की फिटनेस बहुत मैटर करती है। जो मैंने बताया कि क्ले कोर्ट पे जब आप खेलते हैं तो कई बार जो नए प्लेयर्स जो आते हैं उनकी फिटनेस, क्योंकि आजकल फिजिकल फिटनेस जिस तरीके से जिस तरीके के इक्विपमेंट हो गए हैं और जिस तरीके से मेंटेन की जाती है वो शायद यहाँ पे ज्यादा काम आती है। तो कई बार स्किल्स पे भारी पड़ जाती है और इसी कारण नडाल भी जो है उनकी बादशाहत इसीलिए वहां पे है। महिला खिलाड़ियों की बात करें तो एक नाम निकल कर आ रहा है कोको गॉफ का, जो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, अमेरिकन खिलाड़ी हैं। और जिस तरह का खेल उन्होंने अभी क्वार्टर फाइनल में दिखाया है, लगता है कि आने वाले वक्त में, यानी इस टूर्नामेंट के जब अंतिम चरण में होगा, तो वो एक बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगी। फ्रेंच ओपन के बाद अब आपको लिए चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 9 जून से शुरू हो रही है। मेजबान भारत ने इस श्रृंखला में कई खिलाड़ियों को आराम दिया है। वहीं पेस बैटरी उमरान मलिक को टीम में शामिल किया गया है। सुनते हैं नईम को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से शुरू हो रही 2020 श्रृंखला के लिए कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल भारतीय टीम के कप्तान होंगे। टीम में हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है, वहीं तेज गेंदबाज उमरान मलिक को भी मौका दिया गया है। 2020 की इस श्रृंखला में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के साथ साथ दिनेश कार्तिक को भी शामिल किया गया है। दोनों देशों के बीच ये श्रृंखला 9 जून से शुरू होगी। पहला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, वहीं दूसरा 12 जून को कटक, तीसरा 14 जून को विशाखापत्तनम, चौथा मैच 17 जून को राजकोट और 5वां मुकाबला 19 जून को बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारतीय टीम 5 जून को दिल्ली आएगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका टीम 2 जून को दिल्ली पहुंचेगी। टूर्नामेंट बिना बायो बबल के खेला जाएगा, लेकिन खिलाड़ियों को नियमित रूप से कोविड-19 परीक्षणों से गुजरना होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेले जाने वाली इस श्रृंखला में स्टेडियमों की क्षमता के अनुसार दर्शकों को अनुमति दी जाएगी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। एक पूरी श्रृंखला 2020 की अब खेली जाएगी दक्षिण अफ्रीका के साथ, और इनमें उन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है इस आईपीएल टूर्नामेंट में, और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कई खिलाड़ियों को खेला भी है। केएल राहुल कप्तान होंगे, ऋतुराज गायकवाड और ईशान किशन ये नाम जो नजर आ रहे हैं, एक जिसे कहते हैं क्रिकेट की दुनिया में ताबड़तोड़ बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। एक अच्छी सीरीज की, अच्छी श्रृंखला की हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैं कहूंगा कि जिस तरीके से सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया है, उनको निश्चित रूप से आराम की जरूरत भी है। इतना क्रिकेट हो गया है और अभी आईपीएल खेला है जहां उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा भी नहीं रहा। तो जो नए प्लेयर है, यंग टैलेंट है, उनके आने से एक तो जोश उनका देखते ही बनता है, प्लस उनका परफॉर्मेंस अभी जो रहा है वो कॉन्फिडेंस उनके साथ होगा। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी वो ये है कि ये श्रृंखला जो है भारत में ही हो रही है, तो शायद वो लाभ उनको मिलेगा जो नए प्लेयर्स हैं उनको। जी प्रेम, अगर भारतीय बॉलिंग की बात करें तो रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप और उमरान मलिक। अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक ये 2 तेज गेंदबाज हमारे साथ होंगे, और वहीं रवि बिश्नोई एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के साथ। कुल मिला के कहा जाए कि भारतीय बॉलिंग टीम इस समय ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। और क्या उम्मीद करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को क्या हम अपने ही देश में पटक्की दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं कहूं तो ये ऐसी स्क्वाड है जो अभी जस्ट एकदम फुल चार्ज है। जिस तरीके से आईपीएल खत्म हुआ, जहां पे इनका प्रदर्शन रहा, तो निश्चित रूप से बेहतरीन करेंगे ये लोग। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि शतरंज की दुनिया में भारत के विश्वनाथन आनंद ने नॉर्वे शतरंज के ब्लिट्ज वर्ग में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 7वें दौर में हराकर 4था स्थान हासिल कर लिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रेम, हमसे जुड़ने के लिए, खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नवीन। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच ड्रॉ, भारत फाइनल की दौड़ से बाहर।
निशानेबाजी में आईएसएसएफ विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड्स के मात्वे मिडिलकूप की जोड़ी बृहस्पतिवार को सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।